बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर नंबर 22 एंड 23 एक कंबाइंड लेक्चर है। इसमें हम आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें ये जो आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन है इसमें 5-6 लेक्चर्स इसी तरीके से होंगे, लेकिन एक ही लेक्चर में इसको हम समझ नहीं सकेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसा कि ये जो इक्वेशन आप लोगों को नज़र आ रहा है ये आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन है। इस इक्वेशन में डिफरेंट टर्म्स है जैसे कि आर म्यू न्यू है, जी म्यू न्यू आर, जी म्यू न्यू लेमडा, और ये तो कांस्टेंट है जी सी फॉर पाई एंड टी म्यू न्यू। तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये एक सिंपल इक्वेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हर एक पार्ट को समझना ज़रूरी है कि ये जो आर म्यू न्यू है इसका क्या रोल है क्या चीज़, जी म्यू न्यू क्या चीज़ है, आर क्या चीज़ है, लेमडा क्या है, टी म्यू न्यू क्या है। तो इन सब चीज़ों को हमने डिटेल से समझना है और हमें पता होना चाहिए कि इनका रोल क्या है और ये क्यों इधर इस इक्वेशन में आ गए। इस इक्वेशन को डिराइव करने में आइंस्टाइन को 10 साल लगे। 10 साल में इसको इसने डिराइव किया। कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है, आसान नहीं है। ये आप लोगों को लग रहा है कि ये एक सिंपल इक्वेशन है, लेकिन असल में ये जो म्यू और न्यू की जो वैल्यूज़ है वो 0 1 2 3 है, न्यू की भी 0 1 2 3 है। तो इसमें बज़ाहिर तो लग रहा है कि एक ही इक्वेशन है, लेकिन ये एक इक्वेशन नहीं है, इसमें से 16 इक्वेशंस बनते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इस तरह सिंपल नहीं है। अब इस इक्वेशन को समझने से पहले हमें कुछ और चीज़ें हैं, इसको समझना है कि वो क्या चीज़ें हैं। तो इधर लिखा हुआ है टू स्टार्ट एंड कैलकुलेट दिस इक्वेशन वी शुड नो अबाउट प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। फर्स्ट नंबर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस क्या चीज़ है। तो इधर आते हैं और यहाँ पे हमने शो किया हुआ है कि यहाँ पे एक बॉक्स है, बिल्कुल बंद है, और इसमें एक ऑब्जर्वर, एक मैन है। इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपवर्ड है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और एक और ऑब्जर्वर है, ये भी एक बॉक्स है, बिल्कुल बंद है। इसको बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा इस ऑब्जर्वर को, और बिल्कुल बंद ही है, और ये ज़मीन पे है, अर्थ पे है। इसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो g है। तो the man inside the box cannot differentiate between these two। अब ये जो मैन है और ये मैन है, ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि वो कौन से जगह पे है, मतलब मूव कर रहा है या अर्थ पे है। इसको ये जो ऑब्जर्वर है ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेगा क्योंकि ये विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन मूव कर रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर है तो फिर इस आदमी को पता नहीं चलेगा कि मैं अर्थ पे हूँ या मूव कर रहा हूँ। तो इसमें मामूली सी फ़र्क है, वो हम बताएंगे, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आइंस्टाइन ने इससे कहा था कि दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। बट दीज टू ग्रेविटीज आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल। ये मैंने पहले भी कहा कि ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, लेकिन these two are equal approximately। दिस काइंड ऑफ प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। इसीलिए आइंस्टाइन ने इसको प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस का नाम दिया था
कि एग्जैक्टली इक्वल नहीं है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, तो इसको प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस का नाम दिया गया था। अच्छा, इसमें डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है वो आगे हम बताएंगे। अच्छा, डिफरेंस क्या है? देखिए, ये जो एक्सेलरेशन जो अपवर्ड मूव कर रहा है, इन दिस केस ऑल पार्ट्स ऑफ द मैन इज मूविंग विद एक्सेलरेशन जी। इसके जो हर एक पार्ट है, पाँव से लेकर हेड तक, हर एक पार्ट जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मूव कर रहा है अपवर्ड। ठीक है, एक एक्सेलरेशन के साथ, जी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है अपवर्ड। लेकिन जो अर्थ पे है, देखिए, अर्थ पे आपके पास अगर जी है, मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो मैन है, इसके जो पाँव है ये ज़मीन के करीब है। जब ज़मीन के करीब होता है तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द हेड। लेकिन ये बहुत कम है, ये बहुत कम है। लेकिन बहरहाल है, पाँव पे जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू हेड। हेड पे थोड़ा सा कम होगा। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, मतलब आप लोगों को पता है कि दो चीज़ें जो न्यूटन बता रहे हैं कि दो मैसेज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जब मैसेज ज़्यादा हो तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, जो मैसेज कम हो इसकी अट्रैक्शन कम होती है। डिस्टेंस कम हो तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो अट्रैक्शन फिर कम होगी। ये जो फार्मूला है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़। तो अगर पाँव और ये अर्थ के जो सेंटर है इसकी जो हम डिस्टेंस ले लें और फिर हेड और इससे ले ले, तो हेड और इसका डिस्टेंस फिर ज़्यादा हो जाता है। तो इसी वजह से ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पे फोर्स कम है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली बहुत कम है, बहुत स्मॉल है। और इसको टाइडल फोर्स भी कहते हैं फिर। मतलब ये डिस्टेंस जब यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगता है, यहाँ पे फोर्स कम लगता है, तो इसको टाइडल फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है, बट इन दिस केस द फोर्स ऑन फीट इज ग्रेटर देन द हेड ऑफ द मैन। ये बिल्कुल इस तरह है। एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड टाइडल फोर्स, और इसको टाइडल फोर्स कहते हैं। इसमें टिल्ड आ जाता है, एक बेंड आ जाता है। But Einstein says that there is approximately equivalence in the gravitational g and acceleration due to gravity g, acceleration g, कि इसमें equivalence है। मतलब ये जो g है और ये जो अर्थ की जो ग्रेविटी है, इसमें equivalence है, मतलब approximately equal है। जो डिफरेंस था वो सिर्फ यही था कि all parts are moving, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पाँव पे ज़्यादा फोर्स लगेगा और यहाँ पे कम लगे, ये डिफरेंस है। बाकी ये सेम हो गया। तो ये फर्स्ट इक्विवेलेंस एक प्रिंसिपल था आइंस्टाइन का। अच्छा, सेकंड प्रिंसिपल भी बहुत अहमियत रखता है, और वो ये था कि द सेकंड प्रिंसिपल इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में एक लाइट बेंड होती है। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल ये है कि यहाँ पे एक टॉर्च है, एक लाइट है, और ये एक बॉक्स है, ये मूव कर रहा है एक्सेलरेशन जी के साथ। ये जो टॉर्च है ये सीधी बिल्कुल मूव कर रही है, इसकी जो लाइट इधर से टकरा जाता है। अब ये जो बॉक्स है एज ए होल मूव कर रहा है जी के साथ। तो आफ्टर सम टाइम ये बॉक्स जो है, ये जो फ्लोर है इसका इधर आ जाएगा, और ये जो सीधे मूव कर रहा है ये तो बिल्कुल यहाँ पे लगेगा। अब ये और भी आगे मूव कर रहा है, तो ये जो लाइट है ये यहाँ से यहाँ टकरा जाएगा। अब इसका ओवरऑल इफेक्ट अगर हम देखें, ओवरऑल इफेक्ट यहाँ पे अगर हम देखें, तो पहले इधर से टकराया, फिर इधर से टकराया, फिर इधर। इसको अगर हम प्लॉट करके देखें तो पहले इधर से टकराया, फिर इधर से। तो इसका मतलब है कुछ बेंडिंग आ गई है यहाँ पे। ये जो लाइट है ये थोड़ी सी बेंडिंग हो गई है।
ओवरऑल इम्प्रेशन जो है वो इसका, ये जो सिस्टम है इसका इस तरह बन रहा है। अच्छा, अब ये है ना कि द लाइट विल बेंड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर ये सन है और ये कोई लाइट है, इधर एक स्टार है, इससे लाइट निकलता है, तो ये जो बेंडिंग है, इधर कोई बेंडिंग आ जाती है और फिर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अर्थ पे अगर कोई है तो वो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन फॉलो करेंगे, ये लाइट जो है हम बेंड नहीं, तो ये जो स्टार है ये इधर ही दिखाई देगा। असल में ये बेंडिंग होके इधर आ गया। अब अगर ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, ये पॉइंट जो है ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हो चुका है कि ये बेंडिंग आइंस्टाइन ने पहले कहा था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हो गया है। अब अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन ने जो फार्मूला अप्लाई किया था कि एफ इज इक्वल टू, ये जो वेल नोन इक्वेशन है, जी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू जी mass ऑफ सन अगर मैं लिख दूं और mass ऑफ फोटॉन में लिख दूं, डिवाइडेड बाय इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है mass ऑफ सन, और यहाँ पे जो बेंड हो रही है, जो अट्रैक्ट कर रहे हैं ये जो लाइट, इधर ये सन जो है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो फोटॉन की जो मैस है वो मैस ऑफ फोटॉन मैंने एम पी लिख दिया। तो अगर ये फार्मूला अगर हम अप्लाई कर दें यूजिंग दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वेशन, तो मैस ऑफ फोटॉन तो आपके पास है ही नहीं, मैस ऑफ फोटॉन तो ज़ीरो है। अगर मैस ऑफ फोटॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब है फोर्स आपके पास कोई नहीं होगा, मतलब इस फोटॉन पे कोई मैस नहीं होगा। अगर फोटॉन पे मैस नहीं है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन कोई बेंडिंग नहीं होगी। ये जो लाइट है, ये जो फोटॉन है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड से पास होते हैं तो उस पर कोई बेंडिंग नहीं होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा था कि इसकी बेंडिंग होगी। अब आइंस्टाइन जो ग्रेविटी है और न्यूटन की जो ग्रेविटी है इसमें फ़र्क है। न्यूटन कह रहा है कि इफ़ वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, एक का मैस m1 है और दूसरे का मैस m2 है, और इन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और वो है g m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन यहाँ पे जो आइंस्टाइन कह रहा है, आइंस्टाइन ग्रेविटी को इस तरह डिफाइन नहीं कर रहा। आइंस्टाइन कह रहा है कि ये जो आपके पास एक ग्रेविटी है, ये जो स्पेस टाइम है जिसमें पोजीशन और टाइम की बात हो रही है, ये बिल्कुल एक फ्लैट है, बिल्कुल एक फ्लैट है। ठीक है, ये जो आपके पास स्पेस टाइम है बिल्कुल एक फ्लैट है, और इस फ्लैट में अगर कोई मैस रखा जाए तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। आगे स्लाइड में इसको हम डिटेल से बताएंगे। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि न्यूटन जो है वो फेल हो जाता है कि मैस ऑफ सन और मैस ऑफ फोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, क्योंकि मैस ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो ये जो फार्मूला है ये हम यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे न्यूटन जो है वो फेल हो जाता है। लेकिन आइंस्टाइन कह रहे हैं कि ये अट्रैक्ट करता है, और ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव्ड है कि ये एक्सपेरिमेंटली आपके पास स्टार इधर है, ये देखा गया है कि स्टार असल में इधर था और ये इधर नज़र आ रहा था। ये चांद ग्रहण में ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है।
अच्छा, न्यूटन का यही बात है कि F इज इक्वल टू जी एम ई एम एस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू द mass ऑफ अर्थ एंड फोटॉन. mass ऑफ अर्थ या mass ऑफ सन, अगर mass ऑफ सन कर ले, mass ऑफ अर्थ कर ले, ये एप्लीकेबल नहीं है. अब आइंस्टाइन कह रहा है कि ये जो यूनिवर्स है ये एक स्पेस टाइम से बना हुआ है, ये एक फ्लैट है. यहाँ पे अगर मैस रखा जाए तो इधर थोड़ी सी बेंडिंग हो जाएगी. इसको यूँ समझ लीजिएगा कि अक्सर आप लोगों ने पार्कों में देखा होगा ट्रेम्पोलिन. ट्रेम्पोलिन एक इस तरह अ, अ, मतलब एक चादर सी होती है और इसमें बच्चे ऊपर नीचे वो कूदते हैं, मतलब छलांगे मारते हैं, तो वो नीचे चला जाता है फिर ऊपर चला जाता है. तो ट्रेम्पोलिन आप लोगों को शायद आप लोगों ने देखा हो, वो पार्कों में होती है. तो इसको यूँ ले लीजिए कि स्पेस टाइम एज अ ट्रेम्पोलिन है आपके पास. अगर मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ तो यहाँ पे एक गड़ा बन जाता है, यहाँ पे एक गड़ा बन जाता है. और यहाँ पे अगर मैस कोई रखा जाए तो ये मैस इस कर्व्ड सरफेस में नीचे चला जाएगा. तो यहाँ से ये जो न्यूटन कह रहा था कि दो मैस के दरमियान जो डिस्टेंस है और ये चीज़ें हैं तो उसको एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है. अ, मतलब अगर आपके पास एक स्पेस टाइम है, एक ट्रेम्पोलिन टाइप है, और इधर मैं खड़ा हो जाता हूँ तो इधर एक गड़ा बन जाता है. तो इधर गड़े में कोई भी चीज़ इधर रखे तो वो नीचे आ जाएगा, तो एक इसको अट्रैक्ट करेगा. ठीक है. तो ये आप लोगों ने इसको स्पेस टाइम को इसी तरीके से समझना है, एज अ ट्रेम्पोलिन. According to Newton, this is caused by gravitational attraction. वो वो gravitational attraction की बात कर रहे हैं. Einstein says that this particle moved and curved surface. वो कह रहा है कि ये curved surface में इधर है तो वो नीचे चला जाएगा. ठीक है, इसलिए इसको अट्रैक्ट करता है. Now it's time to introduce the Einstein field equation. अब हम आते हैं एक Einstein field equation की तरफ. ठीक है. आइंस्टाइन फिर इक्वेशन में अगर आप देख ले, इसमें मीव न्यू यूज हो गया है. मीव न्यू की जो वैल्यूज़ है 0 1 2 3 है, और ये टाइम और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके पास 1 डायमेंशन टाइम है और 3 डायमेंशन आपके पास स्पेस है. तो इसका मतलब है ये पूरा जो टर्म बन रहा है वो स्पेस टाइम है. This equation looks like a single equation, but due to mu nu at have 16 equations. ये मैंने पहले भी बता दिया कि ये जो इक्वेशन आपको एक सिंगल लग रहा है, लेकिन mu nu की वजह से ये 16 इक्वेशन इसमें से बनेंगे. मतलब 0 0 अगर हम पुट कर ले, एक इक्वेशन 0 1, दूसरा 0 2, इसी तरीके से आपको 16 इक्वेशन मिल सकते हैं. यहाँ पे जो आर मीव नीव है, ये जो टर्म है, इसको रीची कर्वेचर टेंसर कहते हैं. ठीक है, ये रीची कर्वेचर टेंसर है. इसको डिटेल से बताएंगे, इस सिर्फ नाम याद रखिएगा कि ये रीची कर्वेचर टेंसर है. अब यहाँ पे जी मीव न्यू है. जी मीव न्यू ये है आपके पास मेट्रिक टेंसर. फिर इसके बाद है हमारे पास आर. आर इज द कर्वेचर स्केलर. लेमडा है. लेमडा इज द cosmological constant. कैपिटल लेमडा, इसको कैपिटल लेमडा कहते हैं. कैपिटल लेमडा इज द cosmological constant. T mu nu is the stress energy momentum tensor. The left hand side of the field equation refers to curvature of space time. ये जो आप लोग इक्वेशन को देख रहे हैं, आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपको बता देगा स्पेस कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम, इसमें कितना कर्वेचर आ जाता है. Everything on the right hand side refers to energy and mass.
मतलब ये एनर्जी एंड मैस को जो राइट हैंड साइड है टी म्यू न्यू जो आ गया है ये मैस एंड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब इस इक्वेशन से एक ज़बरदस्त किस्म की एक फिजिक्स निकलती है और वो है कि द आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन बेसिकली सेज दैट mass tells space time how to corrode space time tells mass how to move। ये एक अजीब किस्म का एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। और इसका मतलब ये है कि आइंस्टाइन कह रहा है कि जहाँ पे जहाँ पे मैस है, मतलब स्पेस टाइम में जहाँ पे मैस है उधर आपके पास एक कर्वेचर ज़रूर होगा। ये एक कर्वेचर होगा, जहाँ पे मैस है उधर कर्वेचर होगा। फिर दूसरी बात यह है कि जहाँ पे कर्वेचर है, मतलब जहाँ पे कर्वेचर स्पेस टाइम में है, कुछ इस तरीके से अगर कर्वेचर है तो ये कर्वेचर बजाते खुद इस तरह नहीं होगा, उधर ज़रूर कोई मैस होगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मतलब ये है, ये याद रखिएगा कि मैस टेल स्पेस टाइम हाउ टू करो, curved spacetime tells mass how to move। ये याद रखिएगा कि इसका मतलब ये है कि स्पेस टाइम में जहाँ भी मैस होगा उधर ज़रूर कर्वेचर होगा, और जहाँ पे कर्वेचर है तो उधर ज़रूर कोई मैस होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। इस सेंटेंस का मतलब यही है। To derive the Einstein field equation we should know about। अगर हमने आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन को समझना है और डिराइव करना है तो हमें इन चीज़ों आगे जो चीज़ें हैं इनकी ज़रूरत होगी, और वो क्या है? वो ये है, हमें जानना है मेट्रिक टेंसर कि व्हाट इज़ अ मेट्रिक टेंसर। क्रिस्टोफल सिंबल गेमा ये उस इक्वेशन में है नहीं, लेकिन ये आ जाता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को मिल जाएगा, ये क्रिस्टोफल सिंबल, ये गेमा ये है। फिर इसमें कर्वेचर रिची टेंसर, कर्वेचर स्केलर, ये दो चीज़ें ये ज़रूरी है जो हमें पता होना चाहिए। फिर इसमें स्ट्रेस एनर्जी मोमेंटम टेंसर जो टी म्यू न्यू है वो समझना ज़रूरी है। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जो कैपिटल लेम्डा है वो ज़रूरी है। और पुट इट ऑल टुगेदर, और इन सब चीज़ों को अगर हम इकट्ठा पुट कर लें तो हमारे पास एक आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन बन जाता है। अब एक सबसे पहले हमने मेट्रिक टेंसर को समझना है कि मेट्रिक टेंसर है क्या चीज़। जो जी म्यू न्यू है, हम इसको किस तरह डिराइव कर लें और किस तरह इसको समझे कि ये जो मेट्रिक टेंसर है ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट बहुत बेसिक से लेना है, बहुत बेसिक चीज़ से हमने स्टार्ट लेना है, और हम ये जो मेट्रिक टेंसर है जी म्यू न्यू उसकी तरफ हमने जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बहुत स्टार्ट हमने जो लेना है बहुत बेसिक से लेना है और जी म्यू न्यू की तरफ हमने जाना है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमने स्टार्ट बहुत बेसिक से लेना है। तो स्टार्ट हम लेंगे कंसिडर एनी फील्ड। हम एक फील्ड कंसिडर कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, टेम्परेचर फील्ड भी हो सकता है, एटसेट्रा कोई भी फील्ड है। और यहाँ पे शो है ये एक कोई भी फील्ड है, और इसकी हाइट भी फाई से हमने रिप्रेजेंट किया कि इसकी हाइट है। और ये आप देख रहे हैं कि इस बम्पिंग इसकी जो फील्ड है बम्पिंग है, मतलब मैक्सिमम इस पोजीशन पे है, फिर यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, बम्पिंग फील्ड्स है ये। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर मैं डायमेंशन को टू डायमेंशन को देख लो तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इधर कोई मैन है वो खड़ा है इस बम्पिंग फील्ड पे।
तो इसको अगर मैं इधर ही शो कर लूँ कुछ इसी तरीके से कि अगर ये साइड जो है ये x है और इस साइड पे अगर आप जाएं ये एक हिल की तरह शो हो रहा है। तो इस साइड पे कोई चेंज नहीं होगा y साइड पे, लेकिन x साइड पे अगर हम यू आते हैं तो ये जो फील्ड है ये यहाँ पे मैक्सिमम है, लेकिन जो ही हम इस y डायरेक्शन x डायरेक्शन में चले जाते हैं या इसी डायरेक्शन में या इसी डायरेक्शन में, तो इस फीड की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो इस तरह आप इसको यू ले लीजिएगा। इसको इस तरह अगर हम समझने की कोशिश करें कि अगर ये कोई हाइट है, ये इस हाइट में कोई चेंज आ रहा है, डी फाई चेंज इन हाइट। अगर ये चेंज इन हाइट, ये जो हाइट है ये 1 मीटर है, इसकी हाइट 1 मीटर है, और इसमें जो ग्रेडियंट नज़र आ रहा है, चेंज नज़र आ रहा है, अगर 10 मीटर अगर हम मतलब चेंज देख ले, डी एक्स मतलब डी एक्स चेंज इन एक्स, अगर एक्स डायरेक्शन में 10 मीटर चेंज आ जाता है तो इसका मतलब है ये जो हाइट है ये 1 मीटर डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम 1:1 मतलब 1:10 हम लिख सकते हैं। 1:10 मीन्स अगर 10 मीटर अगर हम एक्स डायरेक्शन में मूव करें तो जो ग्रेडियंट आ जाता है वो 1 मीटर डाउन हो जाता है। ठीक है, फॉर एवरी 10 मीटर 1 विल ड्रॉप डाउन 1 मीटर। तो ये एक ग्रेडियंट इधर शो हो गया है कि 1:10 का क्या मतलब है। ठीक है, तो इसको हम आगे और भी एक्सप्लेन करना है कि ये जो डी फाई है, जो चेंज इसमें आ रहा है, जो फील्ड में चेंज आ रहा है, इसको हम किस तरह एक्सप्रेस करें, एक मैथमेटिकल अंदाज में इसको किस तरह लिख लें। देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट हमारे पास ये डी फाई है, चेंज इन हाइट। इस हाइट में ये जो फील्ड का जो हाइट है इसमें चेंज डी फाई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर इसमें पार्शल फाई डिवाइडेड बाय पार्शल एक्स, ये क्या चीज है? पार्शल फाई डिवाइडेड बाय पार्शल एक्स मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट ऑफ हाइट, मतलब हाइट में कितना चेंज आ रहा है। और ये जो डी एक्स है, द डिस्टेंस विच यू एक्चुअली वॉक, और कितना डिस्टेंस आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल अंदाज है। जैसा कि मैंने पिछले एक वो बना दिया था, बैक तो हम नहीं जा सकते, लेकिन इस तरह मैंने शो किया हुआ है कि ये एक इस तरह है। सॉरी, ये थोड़ा सा इसी तरीके से, ये एक्स एक्सिस है, डी एक्स है, और अगर ये 1 मीटर है, ठीक है, ये डी पाई है, इसको हम डी फाई कह सकते हैं। और ये अगर हम 10 मीटर इस तरफ आ जाते हैं तो ये 1 मीटर डाउन हो जाता है। तो इसको अगर हम 10 मीटर कह दें, ये 10 मीटर है। लेकिन अगर हम वॉक कर ले इधर से वॉक कर ले 5 मीटर, मतलब 5 मीटर हम डिस्टेंस कवर करें, तो इधर अगर आप देख ले ये डिस्टेंस डी एक्स, जो डी एक्स में चेंज आ गया वो 5 है, और जो चेंज है उनके दरमियान वो 1:10 है, जो हमने इधर लिखा हुआ है, ये 1:10, ये टोटल इधर 1:10 है। तो जो टोटल चेंज है डी फाई जो ये जो चेंज है, इसको हम किस तरह देख सकेंगे, ये ज़रा हमने देखना है। तो डी फाई अगर इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर ले तो डी फाई 1/2 मीटर होगा। मीन्स के आप अगर 5 मीटर एक्स एक्सिस में मूव करें तो आप इधर तक आ सकते हैं, मतलब यहाँ तक आप आ सकते हैं, ये जो चीज़ जगह है। ठीक है, इधर तक आ सकता है। ये तो सही मैंने प्लाट ही नहीं किया, लेकिन बहरहाल इसको इसी तरीके से ये अब सही प्लाट नहीं कर सकता। बहरहाल अगर ये 5 है
तो इधर तक आप जो डाउन आ सकते हैं वो तकरीबन 0.5 इधर तक आप आ सकते हैं। तो चेंज ये जो D5 है टोटल चेंज आपका 0.5 इधर तक होगा। लेकिन अगर आप 1 ये 10 कर ले, अगर ये दोबारा आप इसको 10 कर ले तो फिर 1 डिवाइडेड बाई 10 और जो डिस्टेंस आपने तय किया है वो है 10, तो इसका जो रेशो फाइनल आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। 1 मीटर आप डाउन आ जाते हैं। तो बिल्कुल वही चीज़ बिल्कुल करेक्ट आ जाती है। मतलब जितना डिस्टेंस आप इस साइड पे ट्रेवल करते हैं, मतलब डिस्टेंस कवर्ड करते हैं, तो वो इधर ही होगा। और ये रेशो ऑलरेडी है कि इसमें ग्रेडियंट कितना है, 1:10 के टोटल जो आपका जो रेशो है, ये जो ग्रेडियंट है, जो चेंज है, वो कितना है और कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है, आप लोगों ने इसको समझना है। ये जो इक्वेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये डी फाई आप लोगों ने मैथमेटिक्स में शायद ये समझा है कि ये जो चेंज है ये ग्रेडियंट एंड द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो ये आप लोगों ने समझना है डिटेल से। इन एक्स डायरेक्शन, अगर हम एक्स डायरेक्शन की अब बात कर ले तो डी फाई एक्स विच इज इक्वल टू पार्शल फाई डिवाइडेड बाई पार्शल एक्स एंड डी एक्स हम इस तरह लिख सकते हैं। वाई डायरेक्शन में भी हम कर सकते हैं डी फाई वाई विच इज इक्वल टू पार्शल वाई डिवाइडेड बाई पार्शल फाई डिवाइडेड बाई पार्शल वाई डी वाई। अब हम नाउ कंसिडर हैं टू डायमेंशन। अगर टू डायमेंशन डी एक्स इस साइड पे है, डी वाई इस साइड पे है, तो डी एस क्या होगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको समझना है। तो pythagoras थ्योरम यहाँ पे लगेगा और आप आगे चलते हैं इसको समझने के लिए। ये जो चीज़ें हैं ये और ये आप लोगों ने इसको मतलब समझना है। तो pythagoras थ्योरम आपको ये कह रहा है कि डी एस स्क्वायर विच इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। इन वेक्टर फॉर्म आप लोग लिख सकते हैं कि डी एस विच इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। सिंपल सी बात है। एंड चेंज इन हाइट, अब हम हाइट की जो चेंज है डी फाई एस, वो क्या होगा, वो तो जाहिरी बात है वो होगा डी फाई एक्स प्लस डी फाई वाई। और डी फाई एक्स और डी फाई वाई ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें पता है कि डी फाई एक्स क्या चीज़ है, डी फाई वाई क्या चीज़ है। अब इस हाइट की तरफ हम आते हैं, जो हाइट है। तो डी फाई एस जो हमारे पास है वो अपनी वैल्यूज पुट कर लें, पार्शल फाई डिवाइडेड बाई पार्शल एक्स डी एक्स प्लस पार्शल फाई डिवाइडेड बाई पार्शल वाई डी वाई। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को पता है कि हमने इसको एक्स वाई जी के फॉर्म में लिख दिया। हम दूसरे नोटेशन की जो 4 वेक्टर की जो नोटेशन है उसकी तरफ हमने जाना है। और एक्स नाट की जगह आप लोगों को पता है कि सी टी, और इस तरह हमने लिखा था, इधर सी भी होना चाहिए डिस्टेंस को मतलब डायमेंशन को इक्वल करने के लिए। और x को हमने कहा था कि ये x1 है, y x2 है, z x3 है एंड सो ऑन। बहुत सारे आगे भी इसमें जा सकते हैं, x4 x5 मेनी डायमेंशन की तरफ आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर जो इक्वेशन है ये हमने अब रिप्रेजेंट करना है इन टर्म ऑफ दीज वेक्टर्स, दीज नोटेशन, सॉरी इस नोटेशन में हमने इसको रिप्रेजेंट। सो इन न्यू कोऑर्डिनेट्स डी फाई, ये हमारे पास पार्शल फाई पार्शल x1 dx1 प्लस पार्शल फाई पार्शल x2 dx2 बिल्कुल उसी नोटेशन में हमने लिख दिया। इस पे आप और भी जा सकते हैं, मतलब आप x3 x4 एंड सो ऑन और भी आप लोग जा सकते हैं। तो इसको सबको मिला के अगर हम एक कम्पैक्ट इक्वेशन को फाइंड करने की कोशिश करें तो वो होगा डी फाई, जो चेंज आ गए, जो हाइट में जो चेंज है वो है समेशन एन पार्शल फाई पार्शल एक्स एन डी एक्स एन। मतलब अगर आपको चाहिए 1 तो n इज इक्वल टू 1 तो ये टर्म आ जाएगा, प्लस समेशन है प्लस n इज इक्वल टू 2 तो ये 2 आ जाएगा, तो आप इधर ही लिख दें
n इज इक्वल टू मैनी नंबर्स है तो 3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है ये जो चीज़ हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया ये बिल्कुल वैलिड है। इक्वेशन 1 को आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, ये बार बार ये यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक फील्ड हम कंसिडर कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स को डिफरेंट, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट कोई भी पॉइंट है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और ये पी पॉइंट है। अब इसको अगर हमने x और y में रिप्रेजेंट करना है, मतलब x1 और x2 हम डिफरेंट नोटेशंस की तरफ जाते हैं। तो x1 और x2 आप इधर से आते हैं कि ये यहाँ से और ये यहाँ से इस पोजीशन में ये रखा हुआ है, ठीक है, मतलब x1 से इस पोजीशन पे है और x2 से इस पोजीशन पे है। लेकिन अब कोऑर्डिनेट सिस्टम तो चेंज भी हो सकता है, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने इधर से और इधर से अप्लाई कर दिया तो ये एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। इस नया कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये y1 है, ये y2 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये जो कोऑर्डिनेट है इसके मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट ये जो पॉइंट है ये इधर होगा, यहाँ से यहाँ तक, और फिर y2 से ये इस पोजीशन पे होगा, ठीक है। आ, आ, ये याद रखिएगा कि x1 से मतलब इस पोजीशन पे है और x2 से इस पोजीशन पे है, लेकिन ये जो y1 y2 है तो ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे क्वेश्चन एराइज हो जाता है। क्वेश्चन ये है कि x1 और y1 के दरमियान भी कोई रिलेशन होना चाहिए, जैसे कि x1 और y1 के दरमियान मतलब यहाँ से यहाँ तक है और फिर यहाँ से यहाँ तक है। ये जो x1 और y1 है इनके दरमियान भी एक रिलेशन होना चाहिए। सिमिलरली x2 y2 के दरमियान भी एक रिलेशन होना चाहिए। तो इसको हमने आगे जनरलाइज करना है, ये बिल्कुल जनरलाइज हमने करना है कि इनके दरमियान रिलेशन हम कैसे ले आए, ठीक है। x1 y1 और इसको हम xn yn ही कर देते हैं, मतलब इसको जनरलाइज कर देते हैं कि n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकते हैं, ठीक है। So the question is how we can write the coordinate of yn, मैंने जनरलाइज कर दिया ये coordinate of yn in term of xn, मतलब y के जो कोऑर्डिनेट है ये in term of xn हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब how we can connect them, मतलब partial phi divided by partial xn partial phi divided by partial yn, इन दोनों को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग चेन रूल, आगे देखेंगे। फॉर दिस वी टेक अ चेन रूल। देखिए पार्शल फाई डिवाइडेड बाय पार्शल y1, ये इसको अगर लिख दूँ एज अ चेन रूल, कैसे, पार्शल फाई डिवाइडेड बाय पार्शल x1 डिवाइडेड बाय पार्शल y1, तो यहाँ पे ये जो कैंसल आउट हो सकता है तो वही चीज़ आपको वापस ही मिल जाती है। तो ये एज अ चेन रूल हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर दे, ये तो वन डायमेंशन में हमने लिख दिया, अब इसको जनरलाइज कर दे, पार्शल फाई डिवाइडेड बाई पार्शल वाई एन, वन की जगह एन कर दे और इसको समेशन एम से इसको समेशन कर दे, और पार्शल फाई डिवाइडेड बाई पार्शल एक्स एम डिवाइडेड बाई पार्शल वाई एन। तो इसको अगर आप देखा जाए तो m इज इक्वल टू 1 हो गया तो ये 1 1 आ जाएगा, तो आपके पास ये टर्म आ जाता है। फिर इसमें प्लस ऐड भी कर सकते हैं कि m इज इक्वल टू 2 कर दे तो ये 2 2 आ जाएगा। तो ये एज अ समेशन हमने इसको इक्वेशन 2 के नाम से इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि इसको हम लिख सकते हैं, इसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, टेंसर की बात हमने पहले भी की है। टेंसर ऑफ रैंक 0 वेक्टर इसकी 1 रैंक 1 होता है, और जब दो डायरेक्शन आ जाते हैं तो इसकी हम टेंसर लिख सकते हैं ऑफ रैंक
2। अब यहाँ पे एक वेक्टर को हमने डिफाइन करना है। ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर y फ्रेम में है। ये मैंने लिखा है कि वी वाई एन, ये जो एक वेक्टर है वी वाई एन एक वेक्टर है, इसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है एक्स कोऑर्डिनेट में। तो इस वेक्टर को, ये जो वी वेक्टर है, इसको हमने एक्स कोऑर्डिनेट में किस तरह ट्रांसफॉर्म करना है, ये बिल्कुल जो अभी हमने एक बात की है, जो पिछले इक्वेशन 2 में था, ये उधर से हमने इसको लिया हुआ है। और इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, देखिए वी वाई एन, इसका मतलब इधर मैंने लिखा है कि वेक्टर v, ये जो v वेक्टर है इन द y फ्रेम में है, ये y फ्रेम में है विद द कोऑर्डिनेट n, और इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो n है, जनरलाइज है 1 2 3 एंड सो ऑन। इसको समेशन पार्शल वाई एन डिवाइडेड बाई पार्शल एक्स एम और वी एक्स एम, ये जो पिछले इक्वेशन 2 में था उसी जगह से हमने इसको ले लिया, वी एक्स एक वेक्टर ले लिया और हमने इसको वी एक्स एम कर दिया। इक्वेशन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख ले। और उसी जगह पे जो पार्शल एक्स एम डिवाइडेड बाई पार्शल वाई एन था, वाई वही था, तो उसकी जगह हमने एक वेक्टर कंसिडर किया कि ये वी एक्स एन है। तो वेक्टर इन द फ्रेम x, ये v जो है वेक्टर इन द फ्रेम x विद कोऑर्डिनेट m, और इसके कोऑर्डिनेट m है। तो ये इसको हम इस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 2। Tensor of rank 2 is the combination of vectors and there is a fixed relationship between the two। मतलब दो वेक्टर्स अगर हमारे पास है, लेट सपोज कि हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक a है एक b है, और इसके डायमेंशन जो है वो m n है, तो इसकी जो प्रोडक्ट है ये एक और वेक्टर के हम बराबर कर सकते हैं, एक टेंसर की, कि ये दो वेक्टर्स है a m b n, इसको हम मतलब लिख सकते हैं कि टी एम एन, ये एक टेंसर के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। द कम्बिनेशन ऑफ दिस ए एम बी एन फॉर्म अ टेंसर ऑफ रैंक 2, और ये एक रैंक 2 टेंसर बन जाता है। इन दो वेक्टर से हम एक टेंसर बना सकते हैं और वो टी एम एन है और इसकी रैंक जो है वो 2 है। Now using equation 3 and transform a m b n as, इक्वेशन 3 को हमने यूज़ करना है। आप लोगों ने इक्वेशन 3 को याद रखना है कि हमारे पास इक्वेशन 3 क्या है, और इसको हमने बिल्कुल इक्वेशन 3 को यूज़ करते हुए ए एम बी एन को हमने ट्रांसफॉर्म करना है। तो ए वाई एम बी वाई एन, उसी तरीके से अगर हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो पार्शल वाई एम डिवाइडेड बाई पार्शल एक्स आर, तो ए एक्स आर इसी तरीके से, और ये एक और समेशन कर ले, पार्शल वाई एन डिवाइडेड बाई पार्शल एक्स एस बी एक्स एस। बिल्कुल वही इक्वेशन हमने इक्वेशन 3 यूज़ किया और इसको हमने एक डिफरेंट अंदाज में इस तरह लिख दिया। ये जो चीज़ है ये टी वाई एम एन हो गया, और इसके समेशन आर एस पार्शल वाई एम, ये जो टर्म है इधर लिख दे और ये टर्म इधर लिख दे, ए एक्स आर इधर लिख दे, ये इधर लिख दे। तो ये एक सिंपल इस तरह इक्वेशन बन गया हमारे। Here AXR BXS is another tensor, और ये एक another tensor बन जाता है TXRS। तो इसको हम लिख दे TYMN और ये एक another tensor ये। अच्छा, ये इक्वेशन 4 हो गया हमारे पास। इक्वेशन 4 से आगे जो हम चलते हैं और इसको हमने आगे है कि ये जो इक्वेशन 4 है ये डैश इधर आ गया है, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई फ्रेम। ये असल में ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ वाई फ्रेम। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू एक्स फ्रेम इन द कंट्रावेरिएंट फॉर्म, और ये कंट्रावेरिएंट फॉर्म में है, ठीक है। इसका कोवेरिएंट फॉर्म भी हम लिख सकते हैं। वही ट्रांसफॉर्मेशन वाई फ्रेम से एक्स फ्रेम में, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हम कोवेरिएंट फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो ये कोवेरिएंट फॉर्म हो गया, और दूसरा पहला जो था वो इक्वेशन 4 में जो है वो कंट्रावेरिएंट फॉर्म है।
अच्छा, बैक आ जाते हैं और पिथागोरस थ्योरम की तरफ आते हैं। ठीक है, नाउ ये एक पिथागोरस थ्योरम है, dx1 dx2 और ये ds है, तो इसका पिथागोरस थ्योरम हम ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx1 dx2 प्लस एंड सो ऑन। तो इसको एज अ समेशन अगर हम लिख दें ds स्क्वायर पिथागोरस थ्योरम को, तो m dxm dxm। ठीक है, तो अगर 1 है तो ये 1 1 हो जाएगा, 2 2 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अगर 1 1 m इज इक्वल टू 1 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो dx1 स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये 2 है, ये 2 है, तो ये dx2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये टर्म इसी तरीके से, ये समेशन बिल्कुल करेक्ट है। ये जो डी स्क्वायर जो हम लिखते हैं समेशन फॉर एम एन डिफरेंट वैल्यूज के लिए अगर हम लिखते हैं, तो ये डी एक्स एम डी एक्स एन और डेल्टा क्रॉनिकल डेल्टा हमारे पास आ जाएगा, क्रॉनिकल डेल्टा एम एन। तो ये आप लोगों को पता है, अगर एम इज इक्वल टू एन के बराबर है तो ये 1 हो गया, अगर ये नहीं बराबर तो ये 0 हो जाएगा। तो पिथागोरस थ्योरम है, और ये पिथागोरस थ्योरम हमारे पास एक फ्लैट सरफेस के लिए है, ये याद रखिएगा। दिस इज ये जो इक्वेशन 6 है, ये पिथागोरस थ्योरम है, और दिस इज फॉर अ फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस के लिए है। फर्दर डी एस स्क्वायर विच इज इक्वल टू डेल्टा एम एन, और इसको हम इस तरह लिख लें, फॉलोइंग इक्वेशन 1 वी कैन राइट, ये जो इक्वेशन 1 जो हमने डिफाइन किया था, वो उसको लेते हुए डी एक्स एम जो डी फाई था उधर, यहाँ पे डी एक्स एम में अगर लिख दूँ चेंज इन एक्स, इसको हम पार्शल एक्स एम डिवाइडेड बाई पार्शल वाई आर डी वाई आर, वो फाई के फॉर्म में था, ये एक्स के फॉर्म में है, तो वही इक्वेशन 1 है। तो हम इसको डी एक्स एम को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी वाई एन को बिल्कुल इसी तरीके से, वो भी इसी तरीके से लिखेंगे। वही चीज़ें हम अगर उस इक्वेशन में लिख दें, तो पार्शल एक्स एम डिवाइडेड बाई पार्शल वाई आर डी वाई आर, और पार्शल एक्स एन डिवाइडेड बाई पार्शल वाई एस डी वाई एस, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके इस तरह लिख दें, तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म की एक वैल्यू आ जाती है। और वो वैल्यू मैंने अंडर रूट कर दिया है कि ये जो टर्म आ रहा है, ये डेल्टा एम समेशन पार्शल एक्स एम डिवाइडेड बाई पार्शल वाई आर पार्शल एक्स एन डिवाइडेड बाई पार्शल वाई एस, दिस इज कॉल्ड अ मेट्रिक टेंसर, और ये एक टेंसर हमें दे देता है। लेकिन ये इसको हम जी मीव न्यू नहीं, ये जी मीव न्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेस टाइम कंसिडर नहीं किया, ये सिर्फ जी एम एन है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं जी एम एन है, मतलब एम और एन, आपको स्पेस टाइम की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ स्पेस की बात हो रही है, सिर्फ एक स्पेस की बात हो रही है। मतलब एक्स वाई एंड जी जो हम बात कर रहे हैं, उसकी बात हो रही है कि ये एक्स है, ये वाई है, और ये जी है। तो ये जो बात हो रही है सिर्फ एक्स वाई, सिर्फ एक फ्लैट सरफेस की बात हो रही है। तो फ्लैट सरफेस में अगर आप देख लें डी स्क्वायर, ये जो pythagoras थ्योरम है, इसको हम फाइनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी एम एन डी वाई आर डी वाई एस। ये pythagoras थ्योरम है, ये याद रखिएगा। दिस इज अ जनरलाइज फॉर्म, दिस इज अ जनरलाइज फॉर्म फॉर दी pythagoras थ्योरम फॉर अ फ्लैट सरफेस। ये याद रखिएगा, फ्लैट सरफेस के लिए जी एम एन और डेल्टा एम एन ये इक्वल है, ये फ्लैट सरफेस के लिए है। लेकिन अब अगर फ्लैट सरफेस नहीं है, कोई कर्व सरफेस है, तो फिर pythagoras थ्योरम का क्या होगा? ठीक है, so equation 6 and 7 are
इक्विवेलेंट फॉर फ्लैट सरफेस। तो फ्लैट सरफेस के लिए इक्वल है, जिस तरह फ्लैट सरफेस ये है ds dx1 dx2, तो ये pythagoras थ्योरम जो फ्लैट सरफेस के लिए है, वो जो पिछला इक्वेशन था वो जनरलाइज इक्वेशन था pythagoras थ्योरम, तो फ्लैट सरफेस के लिए था। यहाँ पे हम एक करोड सरफेस ये कंसिडर कर ले कि ये जहन में इस तरह विजुलाइज करें कि ये एक फुटबॉल है। फुटबॉल एक है आपके पास, और फुटबॉल का एक सरफेस अगर आप कंसिडर कर ले, एक छोटा सा एक सरफेस आप कंसिडर कर ले और इस पे pythagoras थ्योरम अप्लाई कर दे, तो क्या वो जो pythagoras थ्योरम फ्लैट सरफेस के लिए है वो कर्व्ड सरफेस के लिए भी वैलिड है? तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। बट फॉर स्फीयर हैविंग अ ट्राइंगल और एट सरफेस, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ है, कोई भी ट्राइंगल है, द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ds स्क्वायर विच इज इक्वल टू dx1 स्क्वायर प्लस dx2 स्क्वायर, ये dx2 स्क्वायर है। इट इज़ नॉट ट्रू। मतलब जिस तरह हमने फ्लैट सरफेस के लिए एक एंगल pythagoras थ्योरम के लिए इस तरह ड्रा किया था कि ये dx1 है और ये dx2 है, और इसको हमने लिखा था कि ये ds है। तो ये फ्लैट सरफेस के लिए हम pythagoras थ्योरम जो हम लिखते हैं कि ds स्क्वायर विच इज इक्वल टू dx1 स्क्वायर प्लस dx2 स्क्वायर, ये जो हम लिखते हैं इसी तरीके से। तो ये फ्लैट सरफेस के लिए। लेकिन अगर ये फुटबॉल का अगर हम एक कर्व्ड सरफेस ले लें, तो कर्व्ड सरफेस के लिए ये pythagoras थ्योरम ये जो हम लिख रहे हैं ये बिल्कुल वैलिड नहीं है, इसको हम नहीं लिख सकते इसी तरीके से। सो यहाँ पे जो GMN है, GMN जो मैट्रिक टेंसर हमने इसको कहा है इज दी करेक्शन टर्म, इसको करेक्शन टर्म कहते हैं, विच मेक्स द pythagoras इक्वेशन फॉर कर्व्ड सरफेस। और ये जो चीज़ है, अगर इस चीज़ को अगर हम चेंज करें, GMN को अगर हम G म्यू न्यू की जगह चेंज करें, मतलब इसको अगर हम चेंज करें, ये क्योंकि ये फ्लैट सरफेस के लिए GMN फ्लैट सरफेस के लिए है, लेकिन इसकी जगह अगर हम लिखते हैं G म्यू न्यू, तो ये फ्लैट सरफेस के लिए आ जाएगा। तो pythagoras थ्योरम जो है वो फ्लैट सरफेस के लिए, अगर आप कर्व्ड सरफेस के लिए अगर हमने लिखना है, तो हमने लिखना है इसको ये जो पिछले हमने लिखा था GMN की जगह अगर हम G म्यू न्यू लिख दे, तो ये कर्व्ड सरफेस के लिए फिर वैलिड हो जाता है, क्योंकि इसके में स्पेस टाइम की बात होती है। इसमें G म्यू न्यू जो म्यू है वो 0 1 2 3 है, न्यू जो है 0 1 2 3 है। तो यहाँ से आपको एक टेंसर जो हमने कैलकुलेट कर दिया, वो टेंसर है G म्यू न्यू, जो आपके पास इस इक्वेशन में नज़र आ रहा है। G म्यू न्यू इधर है और G म्यू न्यू इधर है, तो मैट्रिक टेंसर है म्यू न्यू बिकॉज फॉर स्पेस टाइम, बट GMN ओनली फॉर स्पेस। ये जो हमने स्टार्ट किया था, जो हमने एक pythagoras थ्योरम से हमने स्टार्ट कर दिया, हमने कैलकुलेट कर दिया एक इक्वेशन, जहाँ तक हम पहुँच गए थे, जो ds स्क्वायर, अगर आपको याद है इक्वेशन नंबर 7, हम बैक नहीं जा सकते, लेकिन इक्वेशन नंबर 7 आप लोग इसको देख सकते हैं। इक्वेशन 7 में हमारे पास ds स्क्वायर विच इज इक्वल टू GMN dys जो हमने कैलकुलेट किया है, इसमें हमने GMN को कहा था कि ये एक मैट्रिक टेंसर है, लेकिन मैट्रिक टेंसर ओनली फॉर अ स्पेस है। अब अगर इसमें G म्यू न्यू इक्वेशन 7 को हम MN की जगह G म्यू न्यू लिख दें, तो ये आपके पास एक कर्व्ड सरफेस के लिए आ जाएगा, और ये कर्व्ड सरफेस के लिए एक स्पेस टाइम के लिए है, इसमें टाइम के पार्ट भी आ जाता है।
तो इसको हम GMN को अगर रिप्लेस कर दे G न्यू से, तो आपको एक मेट्रिक टेंसर मिल जाता है फॉर स्पेस टाइम। तो यहाँ तक हमने जो देखा है वो है हमारे पास जी मीव न्यू जो हमने देखा है pythagoras थ्योरम तक pythagoras थ्योरम तक हम पहुंच गए, और pythagoras थ्योरम से हमने एक इक्वेशन कैलकुलेट कर दिया, इक्वेशन 7, और उधर से हमने एक हमारे पास एक मैथमेटिकल टर्म आ जाता था और उसको हमने कहा था कि ये एक मैट्रिक टेंसर है। ठीक है, हमने पहले इसको फ्लैट सरफेस के लिए, स्पेस के लिए हमने स्पेस के लिए कैलकुलेट कर दिया, और इसको फिर हमने जनरलाइज कर दिया स्पेस टाइम के लिए, कर्व सरफेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक ये काफ़ी है।